तो डिफरेंस हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंस क्या है, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जाए। देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, फिक्स कॉस्ट भी होगी, ये तो अंडरस्टूड बात है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में जो आएगी। लेकिन मार्जिनल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनाता, और एब्जॉर्प्शन फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट का पार्ट बना देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट, किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगी वो कुछ केसेस के अंदर प्रोडक्ट का कॉस्ट पार्ट बनेगी, और कुछ केस के अंदर वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनती, लेकिन उसको हम एज अ होल पीरियड में चार्ज कर देते हैं कि 1 साल की फिक्स कॉस्ट कितनी है, और कुछ केसेस में हम उसे प्रोडक्ट में चार्ज कर देते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगी तो फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में यूनिट में चार्ज किया जाएगा, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होगी तो प्रोडक्ट में चार्ज नहीं किया जाएगा, एग्रीगेट पूरे साल की फिक्स कॉस्ट एक साथ माइनस कर दी जाएगी। ये है डिफरेंस, ठीक है। तो एक चार्ट बना रहा हूँ, वो तुम्हें काफ़ी हेल्प आउट कर जाएगा ये याद रखने के लिए कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में फ़र्क क्या है। 4 तरह की हमारी कॉस्ट होती है। एक होती है वेरिएबल प्रोडक्शन, एक होती है हमारी वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन, सही है, फिक्स प्रोडक्शन एंड फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन। यानी कि 2 प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई और 2 नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई। प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है ना, उसको तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट में जाएगी। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट तो कभी भी प्रोडक्ट में नहीं जा सकती, चाहे कोई भी मेथड हो, ठीक है। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्ट का पार्ट बनेगी, यहाँ भी प्रोडक्ट का पार्ट बनेगी। कोई डिफरेंस है दोनों में? कोई डिफरेंस नो। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों केसेस में प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेगी, कोई डिफरेंस नहीं है, सही है। फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों केसेस के अंदर पीरियड कॉस्ट होगी, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब डिफरेंस कहाँ है? सिर्फ डिफरेंस है ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि मार्जिनल के अंदर इसको पीरियड कॉस्ट कंसीडर किया जाता है, और एब्जॉर्प्शन के अंदर उसको पर यूनिट कॉस्ट के अंदर एब्जॉर्ब कर दिया जाता है यूजिंग ओवरहेड जो हमने टेक्निक पढ़ी थी। ये है फर्क। अब इसी की बेसिस के ऊपर हम पूरी अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पोस्टमार्टम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा, और उसके बाद प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनेगा। मार्जिनल को वेरिएबल भी कह सकते हैं, वेरिएबल कॉस्टिंग। सो कि मार्जिनल कॉस्टिंग डील्स विद ओनली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट और कुछ इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट, सही। जी। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज होगी, दैट इज कंट्रीब्यूशन। वो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपने जितनी भी सेल्स की, आपने वो सेल्स ली, और उस सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, कौन सी वेरिएबल कॉस्ट? ऑल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वो प्रोडक्शन वाली हो, नॉन प्रोडक्शन वाली, वेरिएबल होनी चाहिए। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे ये कंपनी ने कंट्रीब्यूशन अर्न किया है, सही। और फिर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं, टोटल ऑल फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन, तो मेरे पास रिजल्टिंग क्या आएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट। सही है।
तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट लूंगा तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आएगा। अब एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ, पूरा प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहा हूँ। प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे चाहिए सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट बेचे, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने का बिका। सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया सेल्स रेवेन्यू। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, यूनिट्स और प्राइस। उसके बाद इसमें से हम प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रोडक्शन। जो चीज़ें हमने बेची हैं उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी। प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक कितना था। हम ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। फिर इसके अंदर हमने इस दफ़ा जो यूनिट प्रोड्यूस की है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेम, यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को प्लस किया और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास बच गया था, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट, वो क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ से माइनस कर दिया। अब ये जो आंसर है ना, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये जो आंसर आया, ये आंसर क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमने एग्रीगेट किया, इन तीनों को मिक्स किया, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये हमारे पास COGS आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब रेवेन्यू में से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये वेरिएबल है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। अब ये फाइनल कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पर यूनिट कॉस्ट हमने कैलकुलेट की होगी ना, वो पर यूनिट कॉस्ट में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी और प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी हो सकती है। तो हम इस ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से अगर कोई वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, जैसे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हो गई, तो वो फिर इसके बाद माइनस करेंगे। इसमें से माइनस किया तो ये हमारे पास फाइनल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं नेट कंट्रीब्यूशन। अब देखो, सेल्स में से पहले हमने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस की, उसके बाद हमने नॉन वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस की, तो आंसर क्या आया? कंट्रीब्यूशन। और फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दे, कौन सी? ऑल, प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन, तो आंसर क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। ठीक है। उसके बाद कौन सी कॉस्ट बची? फिक्स कॉस्ट बची। फिक्स कॉस्ट अब हम माइनस करेंगे एज अ पीरियड कॉस्ट। तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी यूनिट में चार्ज नहीं हुई, टोटल में माइनस होगी, और फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी टोटल में माइनस होगी, पर यूनिट में माइनस नहीं होगी। ये दोनों यहाँ पर टोटल में माइनस कर दी, तो ये हमारे पास या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, और फिर इस फॉर्मेट के लिए वैल्यूज अभी हम निकालते हैं कि जी ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, प्रोडक्शन कैसे आएगी, क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्मेट से भी ज़्यादा वो है ये कैलकुलेट करना पर यूनिट। और हमने क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया अभी तक कि पर यूनिट मार्जिनल में कैसे निकलेगी, उसके अंदर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होगी। दोबारा बता देता हूँ तुम्हें, पर यूनिट मार्जिनल में जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो पर यूनिट में क्या क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई हुआ तो वो होगा, प्राइम कॉस्ट आ गई, और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं होंगे इसके अंदर। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ना,
ये वो पर यूनिट कॉस्ट है जो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की, सही। फिर उसकी ओके बेसिस के ऊपर हम स्टॉक निकालेंगे और उसी बेसिस के ऊपर हम पूरा प्रॉफिट स्टेटमेंट अपना कंस्ट्रक्ट करेंगे इसी की बेसिस पे। अब हम एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं और उस प्रॉफिट स्टेटमेंट से हम पहले कैलकुलेशन करेंगे और फिर पूरा प्रॉफिट स्टेटमेंट उसी से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि कितना हमारे पास आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं 10,000, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 500 और सेल्स हमारे पास हैं, ये सब यूनिट्स में दिए हुए ना, सेल्स हमारे पास है 9,000, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट $10, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट $6, डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट $2, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड $3 पर यूनिट, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट $10,000, फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन 2,000, और ये कॉस्ट और बच गई वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन। रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, सही। अब इसमें दो काम करने हैं, एक तो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है, लेकिन प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें क्या करना है? पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होंगे, ये तो कंफर्म है। एब्जॉर्प्शन हो या मार्जिनल हो, ये तीन तो कंफर्म है, ठीक है। फिर हम उसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास मार्जिनल की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 16 + 2 18 और 3 21 पर यूनिट। अगर एब्जॉर्प्शन होती तो ये कॉस्ट में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को पर यूनिट में डाल के ऐड करते, अभी वो करने की जरूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने इस डेटा से क्लोजिंग स्टॉक निकालना। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने? ओपनिंग स्टॉक के तो हमें पता है 500, प्रोडक्शन भी हमें पता है, सेल्स हमें पता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता। तो ओपनिंग स्टॉक और प्रोडक्शन को प्लस किया, 10,500 हो गया, और उसमें से 9,000 माइनस कर दिया। सो 10,000 + 500 - 9,000, क्या आंसर आएगा? 1,500 का क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स आ गया, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। सेलिंग प्राइस मिसिंग है, तो सेलिंग प्राइस हम ले लेते हैं 35 पर यूनिट। एक यूनिट हम 35 में बेचेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 21। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1500। अब हम इस फॉर्मेट पे चलते हैं, ये फॉर्मेट पूरा बनाते हैं। रेवेन्यू निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, प्रोडक्शन की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखते जाओ कैसे बनता है प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू निकालने के लिए मुझे सेल्स की प्राइस चाहिए
और सेल्स के यूनिट चाहिए। तो सेल्स के यूनिट है 9000 और एक यूनिट हम कितने का बेचते हैं? 35। आंसर निकालो। 9327 और 315,000। 315000 ये रेवेन्यू आ गया। अब इस रेवेन्यू में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले हमें निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो हैं 500 और क्लोजिंग स्टॉक है 1500। 500 ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स आ गए, प्रोडक्शन के 10,000 यूनिट्स आ गए और इसके 1500 यूनिट्स आ गए। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? पर यूनिट कॉस्ट। कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं? मार्जिनल। एब्जॉर्प्शन में पर यूनिट कॉस्ट अलग होगी और मार्जिनल के अंदर पर यूनिट कॉस्ट बिल्कुल अलग होगी। सही है? तो जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट होती है, तो पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट होने की वजह से मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि होता क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक या तो ज़्यादा आ रहा होता है या क्लोजिंग स्टॉक कम आ रहा होता है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास जो पर यूनिट कॉस्ट हमने निकाली है वो कितनी है? 21। तो हम इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों के आंसर्स निकाल लो। 500 into 21 10,500। 10,500 10,000 into 21 2,10,000। 1,500 into 21 31,500। ये माइनस हो जाएगा इसमें से। अब इन तीनों को प्लस माइनस करो। 10 + 2 10 माइनस 31,500। 189,000। 189,000। 89,000। अब 315 में से 189 माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो। 126,000। 1,26,000। ये क्या आ गया हमारे पास? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्यों आया? क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्या किया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन मैंने ग्रॉस लिखा है, नेट नहीं लिखा। एक सेकंड में लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं। अब हमें ये कैसे पता लगता है कि ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है या नेट कंट्रीब्यूशन? तो रेवेन्यू में से हमने अब तक जो कॉस्ट डिडक्ट की है वो कौन सी कॉस्ट डिडक्ट की है? 21 वाली। और ये प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है। इसके अंदर अभी जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है ना, कहाँ गई? ये माइनस नहीं हुई 3,000 की। तो इसलिए जब तक वेरिएबल सारी कॉस्ट माइनस नहीं होंगी हम इसको फाइनल कंट्रीब्यूशन नहीं कह सकते। उसके बाद हमने इसमें से वेरिएबल कौन सी? नॉन प्रोडक्शन, वो माइनस की 3,000। तो हमारे पास आंसर आ गया 1,23,000। दिस इज आवर फाइनल कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अब इसमें दो कॉस्ट कवर हो गई। वेरिएबल प्रोडक्शन कवर हो गई 21 के अंदर, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कवर हो गई। तो फिक्स प्रोडक्शन और फिक्स नॉन प्रोडक्शन बाकी बच गई। ये दोनों 10,000 और 2,000 वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। फिक्स प्रोडक्शन 10,000 और फिक्स प्रोडक्शन की नॉन प्रोडक्शन कितनी थी? 3,000। फिक्स नॉन प्रोडक्शन 3,000। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1,10,000। प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग।
सही है? जी। समझ में आया ये पॉइंट तुम्हें? फर्क क्या होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? फर्क क्या होगा? पर यूनिट की कॉस्ट डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होगी, 21 नहीं होगी, ज्यादा होगी। प्लस ये होगा, ये जो प्रॉफिट स्टेटमेंट हमने बनाया है जो तुम्हें अभी सामने नजर आ रहा है, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंट तरीके से बनेगा। ठीक है, अब यही जी सर, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हो तो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करेंगे इसमें, हाँ पर यूनिट में। पहला चेंज तो यही आएगा। और मतलब कि ये 21 के अंदर प्लस हो जाएगा कितना? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 10,000। ये टोटल है ना, इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जी। और जो पर यूनिट का आंसर आएगा वो 21 में प्लस कर देंगे। ओके। जैसे हमारे केस में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल कितनी है? 10,000 और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 10,000। तो पर यूनिट कितनी हुई? 1। लेकिन ये जो पर यूनिट में चार्ज करने का प्रोसेस है फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का, ये वही है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। OAR निकालो, फिर OAR को मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकलता है ना, ये वही वाला आंसर है जो हमने पहले कवर किया। अभी तुम्हें एब्जॉर्प्शन में नजर आएगा कैसे करते हैं। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से फॉर्मेट बनाते हैं, तुम डिफरेंस नोट करते जाओ कि डिफरेंस क्या है। रेवेन्यू सेम लेंगे, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद COGS निकालते वक्त सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। कैसे निकलेगा? यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। अब फर्क पड़ जाएगा। कॉस्ट कौन सी होगी? कॉस्ट होगी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या होगी? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। सही है, यानी कि उसके अंदर वेरिएबल प्रोडक्शन भी शामिल होगी और फिक्स प्रोडक्शन भी शामिल होगी। फिर वो प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। फिर हमने इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया और ये आंसर हमारा यहाँ से माइनस होने के बाद ये आ गया। अब ये कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स कॉस्ट भी माइनस हो गई। सही है जी। तो बल्कि इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पहले इसकी कॉस्ट एडजस्ट कर दी। ये जो आंसर आया ना, ये कॉस्ट आ गई, लेकिन ये कॉस्ट को हम अभी क्या कहेंगे? अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी एडजस्टेड नहीं है। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सही कैलकुलेट क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं ना, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में बजटेड बेसिस के ऊपर एब्जॉर्ब कर देते हैं। लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं तो हमारे पास अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन होती है। ये तुम्हें मैंने ओवरहेड्स में समझाया था। अंडर और ओवर क्यों आता है? क्योंकि अगर नेगेटिव फिक्स्ड जो प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं उन्हें हम एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो हम उन्हें एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या आता है? अंडर या ओवर। तो जो ये हमारी कॉस्ट निकली है, इसके अंदर अंडर और ओवर का भी इफेक्ट हमें डालना पड़ेगा क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब्ड होकर आई है, एक्चुअल तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम अंडर या ओवर को इसके अंदर एडजस्ट करेंगे COGS के अंदर। अगर अंडर होगी तो अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा, तो अंडर एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्लस कर देंगे और फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब ये यहाँ पर अंडर एब्जॉर्ब लिखा हुआ है ना, तो अंडर एब्जॉर्ब को मैंने क्या किया है? ऐड किया है ना जी। ओवर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। सही है, बस एक चीज याद कर लो, दूसरी खुद ब खुद याद हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? प्रोडक्शन ओपनिंग स्टॉक लिया, प्रोडक्शन कॉस्ट ली, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया। ये आंसर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आया, बल्कि पहले ये अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, उसमें अंडर और ओवर एडजस्ट किया, उसके बाद ये एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। फिर रेवेन्यू में से
हमने ये एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की, तो अब आंसर कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, अब आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होता, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट का वर्ड इस्तेमाल होता है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है ये फाइनल प्रॉफिट नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर अभी दो कॉस्ट और माइनस होंगी, एक वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन माइनस होगी जो कि ऊपर माइनस नहीं हुई, और फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन माइनस होगी जो कि ऊपर माइनस नहीं हुई। ये दो कॉस्ट अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अब तुम अगर पिछले स्टेटमेंट को देखो एब्जॉर्प्शन वाले को, तो देखो कॉस्ट कोई ऊपर हो रही है कोई नीचे आ रही है, सिर्फ क्या है फॉर्मेट का फर्क है। तो बेसिकली जो मेन फर्क है वो ये है कि पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि हमारा जो स्टॉक वैल्यू हो रहा है वो स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो पर यूनिट से हो रही है, और मार्जिनल में पर यूनिट अलग आता है और एब्जॉर्प्शन में पर यूनिट अलग आता है। इसलिए हमारे जो आंसर्स आते हैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी। OAR कैसे निकालते हैं? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या लेंगे सर जो गिवन हो, लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। लेबर आवर्स मशीन, और अगर लेबर आवर्स और मशीन आवर्स भी ना दिए हुए तो नंबर ऑफ यूनिट्स, कुछ ना दिया हुआ हो तो कुछ ना दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके ठीक है जी। और अंडर और ओवर कैसे निकालेंगे? सर अगर नेगेटिव हो तो ओवर और पॉजिटिव हो अंडर। अंडर और ओवर सही है जी। और फिर उस अंडर और ओवर को हम एडजस्ट कर देंगे। ओके अब एब्जॉर्प्शन की एग्जांपल कर लेते हैं। डेटा नोट करो। प्रोडक्शन है 2000 यूनिट्स, प्रोडक्शन है 2000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए, और सेल्स हैं 1500 यूनिट्स। सेल्स 1500 यूनिट्स। एक सेकेंड होल्ड करो। ओके लेकिन यहाँ लाइट ही है, सही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सेलिंग प्राइस है 50, एक यूनिट को हम 50 में बेचेंगे, और हमारे पास प्राइम कॉस्ट है 13 पर यूनिट। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे पास हैं 2 पर यूनिट, और फिक्स प्रोडक्शन हमारे पास हैं 5 पर यूनिट। वैसे फिक्स प्रोडक्शन पर यूनिट में दी भी नहीं होती, लेकिन गिवन है क्वेश्चन में 5 पर यूनिट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डेटा दिया हुआ है कि बजटेड जो आउटपुट है
जिसके ऊपर ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ड्राइव की गई है, वो बजटेड आउटपुट है 36,000 यूनिट्स पूरे साल का। पूरे साल का, ठीक है। ठीक। और ये जो डेटा हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मार्च के महीने का, ये एक महीने का डेटा है और यूनिट्स पूरे साल के दिए हैं 36,000। और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट जो मार्च के महीने में इनकर्ड हुई है वो हुई है 15,000 की। फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन हमें दी हुई है 10,000 पर मंथ, और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन है 15% ऑफ रेवेन्यू। ये डेटा दिया। अब डेटा जरा एक अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद फिर इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। एब्जॉर्प्शन से भी करेंगे और मार्जिनल से भी करेंगे एक ही सवाल को। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेटा की तरफ। तो हमारे पास प्रोडक्शन कितनी है 2000, सेल्स कितनी है 1500, ओपनिंग स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक 0 है, ठीक है। जी। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 500। 500 यूनिट, सही। जी। अच्छा, उसके बाद हमें पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम स्टेटमेंट बना लेते हैं किससे, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन की पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। एब्जॉर्प्शन की पर यूनिट कॉस्ट, तो उसके अंदर हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो प्राइम कॉस्ट दी हुई है। प्राइम जी। कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों आ गए। जी। तो वो प्राइम कॉस्ट हमने यहाँ पे कंसीडर की, प्राइम कॉस्ट आ गई। तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास है 13। फिर इसके अंदर वेरिएबल ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड किए। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए, वो कितने हैं 2। तो ये 15 जो आ गई ना, ये मार्जिनल की कॉस्ट आ गई। ये क्या आ गई, मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन हम तो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ना, हम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तो हम इसके अंदर फिक्स ओवरहेड्स जो हैं प्रोडक्शन के वो प्लस करेंगे, ठीक है। जी। अब फिक्स ओवरहेड जो हमें प्लस करने हैं वो कुछ सवालों में तो डायरेक्ट गिवन होते हैं, कुछ में गिवन नहीं होते। यहाँ क्या है, गिवन है पर यूनिट का ना। और ये हमने कितने कितने यूनिट्स के ऊपर कैलकुलेट करके लेकर आएंगे, एब्जॉर्ब करके 36,000 के ऊपर। ये गिवन है, अगर नहीं दिया हुआ होगा तो OAR निकालेंगे, सही है। तो ये हमने यहाँ 5 ऐड कर दी है। तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कितनी हो गई 20, अंडर एब्जॉर्प्शन 20, अंडर मार्जिनल 15। तो डिफरेंस सिर्फ किसका है, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट का। अब हम प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू। रेवेन्यू के लिए मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, जो कि मुझे ऊपर दी हुई थी। सेलिंग प्राइस थी 50 और सेल्स के यूनिट्स थे 1500। सो 1500 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो जाएगा, 75,000। ये मेरा रेवेन्यू आ गया, ठीक है। जी। अब इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, COGS। जीएस। COGS निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक। वो नील है, इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। जी। उसके बाद मैं इसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट ऐड करूंगा एब्जॉर्प्शन से। तो उसके लिए मुझे प्रोडक्शन की यूनिट्स चाहिए, वो कितने हैं 2000, सही। जी। और एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो मैंने ऊपर अभी निकाली है 20। 20 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल। एब्जॉर्प्शन।
जी। कितना आएगा? 40,000। 40। 40,000। अब मैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस करता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स थे हमारे पास 500 के। 500। 500 को मल्टीप्लाई कर दें 20 से तो 10,000 आ जाएगी। जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास आ गई कितनी? 30,000। इसको मैं नाम दे देता हूँ अनएडजस्टेड। अनएडजस्टेड क्यों बोल रहा हूँ उससे? अंडर और ओवर। इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। जी। अब आ जाते हैं, अब हम इसकी अंडर और ओवर की कैलकुलेशन करते हैं। अब अंडर और ओवर की कैलकुलेशन खतरनाक है। अब उसके लिए यहाँ मैं अंडर और ओवर की कैलकुलेशन कर लूँ। एक्चुअल ओवरहेड्स जो मुझे सवाल में दिए हुए थे, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाएं तो एक्चुअल ओवरहेड्स कितने थे? 15,000 के। सही है। जी। और ये जो अभी हमने 30,000 की वैल्यू निकाली है, इसके अंदर ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट में हमने 5 डाली है। सही है। यानी कि इसके अंदर 5 की फिक्स कॉस्ट शामिल है। और वो 5 की फिक्स कॉस्ट किससे मल्टीप्लाई हुई? 2,000 यूनिट से मल्टीप्लाई हुई। तो कितनी फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट में चार्ज हो गई? 5 पर यूनिट। समझ लो OAR है 5 पर यूनिट। 2,000 एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी है, तो हमारे पास कितनी कॉस्ट एब्जॉर्ब हो गई? 10,000। जी। और एक्चुअल होनी कितनी चाहिए? 15,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंडर 5,000 का अंडर एब्जॉर्प्शन। तो अंडर अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन में ऐड कर दूं क्या उसके अंदर? सही है। जी। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 25,000 की, सॉरी 35,000 की। ये 35,000 मैंने रेवेन्यू की लाइन में नीचे माइनस कर दिया। और 75,000 में से 35,000 माइनस करो 40,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 40,000। अब इसमें मैंने सारी कॉस्ट कवर कर ली, सिर्फ ये 2 कॉस्ट बाकी रही। फिक्स नॉन प्रोडक्शन वो माइनस करूंगा। फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन वो थी कितनी? 10,000। और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन थी 15% ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में देखना पड़ेगा कितना था? 15% ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हमारे पास 75,000 आ रहा था। 75,000 का 15% कैलकुलेट करो। 11,250। 11,250 भी माइनस कर दो तो 40,000 में से 10,000 भी माइनस कर दो तो ये आ जाएगा प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। 18,750। 40,000 में 21,250 माइनस हुआ तो 18,750। सही है। जी। अब यही चीज, यही डेटा लेते हैं ऊपर वाला और इससे मार्जिनल बनाते हैं, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्ट। रेवेन्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम ही होता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू ऊपर से कॉपी कर लेते हैं 75,000। सही है। जी। माइनस COGS। अब COGS इसका अलग निकलेगा क्योंकि इसकी पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट होती है। ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया? नील। 0। जी। प्रोडक्शन की कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो प्रोडक्शन के यूनिट कितने थे? 1,500। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 15। अब 20 नहीं लेंगे, अब ये लेंगे मार्जिनल वाली 15। जी। ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई किया, 1,500 को 15 से मल्टीप्लाई किया। एक सेकेंड, प्रोडक्शन की यूनिट 2,000 थे, 1,500 की। 2,000 को 15 से मल्टीप्लाई करो 30,000। जी। क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट्स था।
500 को भी 15 से मल्टीप्लाई किया, 7500। जी सही है। जी तो इसका आंसर निकालो, 22,500 और 75,000 में से माइनस कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। 52,500। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आएगा ना जी 52,500। अब इसमें से वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट या वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन माइनस करेंगे, वो थी 15% ऑफ रेवेन्यू, तो 15% मल्टीप्लाई बाय 75,000, 11,250, ये माइनस कर दें किस में से? 52,500 52,500 में से, 41,250। तो ये हमारे पास नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 41,250। अब इसमें से हमारी जो भी फिक्स कॉस्ट है वो माइनस होगी, तो कंट्रीब्यूशन में से पहले फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस होगी एक्चुअल वाली, और उसके बाद फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन माइनस हो जाएगी एक्चुअल वाली। तो फिक्स प्रोडक्शन की जो हमारी कॉस्ट थी एक्चुअल, हमें दो तरह की कॉस्ट दी हुई थी ना, पर यूनिट 5 दी हुई थी और एक्चुअल दी हुई थी 15,000। तो हमने एक्चुअल 15,000 माइनस किया, और नॉन प्रोडक्शन में हमारे पास कितनी थी? 10,000, तो 10,000 हमने यहाँ से माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास मार्जिनल का प्रॉफिट आ गया। कितना आंसर आ रहा है? 16,250। 16,250। अब कंपेयर करते हैं, एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट कितना आ रहा है जो अभी हमने कैलकुलेट किया था? 18,750। मार्जिनल में प्रॉफिट कितना आ रहा है? 16,250। कितना डिफरेंस आ रहा है? 2,500। 2,500। अब चेक करते हैं ये 2,500 किस वजह से आ रहा है। तो हमने इनका दोनों का क्लोजिंग स्टॉक चेक किया। एब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा था, और मार्जिनल में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है। चेक करते हैं। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ रहा था, मार्जिनल था क्या, एब्जॉर्प्शन था 10,000, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था 7,500। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था 10,000 और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था 7,500। दोनों का डिफरेंस कितना है? तो प्रॉफिट में डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की वजह से। अब देखो एब्जॉर्प्शन में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ना, जी तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। जी दिस इज द रीजन व्हाई एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मार्जिनल से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है। अब देखो ये कैसे पता लगता है कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में किसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा किसका कम आएगा? उसके रीजंस में तुम्हें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं 500 और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं 750, तो मैं क्या कहूँगा? स्टॉक इंक्रीज हो गया बाय 250 यूनिट्स, राइट? जी पहले हमने स्टॉक रखा हुआ था 500 का, अब हमने स्टॉक रखा हुआ है 750 का, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया बाय 250। जब भी स्टॉक इंक्रीज होगा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हमेशा रूल है
मार्जिनल के प्रॉफिट से ज्यादा आएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 500 हो और क्लोजिंग स्टॉक 300 हो जाए, ये यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, तो हम कहेंगे स्टॉक क्या हो गया, डिक्रीज बाय, सही है, जी उल्टा उल्टा हो जाएगा। मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट। और अगर स्टॉक सेम हो जाए तो एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रॉफिट, फिर ये बराबर हो जाएगा। समझ गए? जी तो जो प्रॉफिट में फर्क आता है ना, तो प्रॉफिट में फर्क इस वजह से आता है कि जब स्टॉक की यूनिट्स डिफरेंट होते हैं ना, तो एब्जॉर्प्शन में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा चार्ज हो जाता है और मार्जिनल में क्लोजिंग स्टॉक कम चार्ज होता है, जिसकी वजह से इन दोनों का प्रॉफिट आउट हो जाता है। लेकिन मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि प्रॉफिट डिफरेंट नहीं हो सकता, प्रॉफिट अल्टीमेटली सेम होगा। नजर हमें ये आ रहा है कि डिफरेंट है, समझे? जी अभी तुम्हें अच्छी खासी प्रैक्टिस इसके ऊपर करनी पड़ेगी। बुक की एग्जाम्पल सॉल्व करो, जितनी भी एग्जाम्पल दी हुई है, पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि मार्जिनल का प्रॉफिट कैसे निकलता है और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कैसे निकलता है। फिर एक छोटा सा पार्ट इसके अंदर रह जाएगा कि इन दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस के लिए हम रिकंसिलिएशन परफॉर्म करेंगे। वो रिकंसिलिएशन से ये पता लग जाएगा कि प्रॉफिट में डिफरेंस आने की वजह क्या है। सही है? जी